नमस्ते साथियों। तो आप सभी के बीच आज लेकर आए हम बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र, जो 38वीं बीपीएससी से लेके यहाँ से और 68वीं बीपीएससी तक दिया है। इसमें सारे प्रश्न करवाएंगे हम, चैप्टर वाइज करवाएंगे, एक एक प्रश्न करवाएंगे। जैसे बीपीएससी का इतिहास रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सवाल पूछना, तो इसी को देखते हुए हम ये क्लास स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और लाभ लीजिए क्लास का। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हम यही उम्मीद रखते हैं आप सबसे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें सारे विषय करवाएंगे, बस आप लोग पढ़ते रहिए। भारतीय इतिहास होगा, 2 वीडियो में लाएंगे भारतीय इतिहास को। इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय सामान्य भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान सहित गणित, सब कुछ लाएंगे। जितना भी इसमें दिया है सब कराएंगे। तो आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए। तो चलिए आज हम लोग का विषय है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। अगला देखते हैं इसका डिस्कशन क्या है। फुल डिस्कशन होगा, जो भी प्रश्न होगा उसका। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसमें से डिस्कशन इस बॉक्स में जो दिया है इसमें से बहुत सवाल बनता है। जैसे देखा गया बीपीएससी का इतिहास उल्टा के बहुत प्रश्न इसी में से पूछ रहा है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन और कृषि प्राचीन स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है। 7000 ईस्वी से 5500 ईस्वी पूर्व मध्य मानव बसाव क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 85 ईस्वी से पूर्व मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय यह है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित यहाँ से 7000 से ईस्वी पूर्व से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीवा प्रयागराज जिले में है। तो मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो आप सभी को ध्यान रखना, मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से गेहूं साक्ष्य मिले हैं और चावल मिले हैं हमारे भारत में। जो अभी कुंभ लग रहा है उसी के स्थान को प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाने जाते थे, उसको नाम बदल के अब प्रयागराज किया गया। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला भी है। तो चलिए, इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीवा प्रयागराज जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता है। यहाँ से कोल्डीवा से क्या मिला है? चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो अगला, निम्नलिखित में से दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कैलोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो कैल्कोलिथिक युग का ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। किसको? ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृति में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलती है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। जिस काल में ताम्रपाषाण युग मिलते हैं उसी का ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। तो ध्यान रखना आप सभी को। तीसरा नंबर है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? किस रंग का उपयोग हुआ था उसमें? उसमें लाल रंग का उपयोग हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन आया है। 40वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया है ये 1995 में। तो आप सभी को ध्यान रखना है।
हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्य किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल रंग का। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। इसका डिस्कशन कहाँ है देखते हैं। थोड़ा ठीक है लेकिन पढ़ लेंगे फिर भी। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। प्रयुक्त हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणी में थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्र मृदु भांडों को बनाने वाली मिट्टी रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने का यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। मृदु मांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार के चित्रकारी की जाती थी। अगला, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता अर्घ ऐतिहासिक युग में पड़ता है। अर्घ ऐतिहासिक युग में पड़ता है, आप सभी को ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है 39वीं बीपीएससी पीरी 1994 पूछा गया है। तो अगला देखते हैं इसका डिस्कशन क्या है। इसका डिस्कशन है ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2300 BC से 600 BC का कालखंड का ऐतिहासिक माना गया है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है आपका, तो इनमें ई दिया है, तो देखते हैं इसमें क्या है। इनमें से कोई नहीं होगा कि एक से अधिक होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यह नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे। पक्की ईंट बनी इमारतों से मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर व अन्नाघर प्रमुख हैं। अगला है, इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम या मोटार द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। तो इनमें से कोई नहीं होगा। पक्की ईंट से बनी इमारत, पूजा स्थल, प्राथमिक असली मेहरबान कला और वास्तुकला, इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है। ये 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन, हाल फिलहाल में पूछा है, तो आगे भी पूछ सकते हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है, लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित स्थान है। गुजरात मिनी हड़प्पा कहाँ है? मिनी लोथल कहाँ है? तो मिनी लोथल गुजरात राज्य में है, गुजरात में स्थित है मिनी लोथल। इसकी पहली खोदाई SR राव ने की थी। तो लोथल की पहली खोदाई किसने की थी? SR राव ने की थी, और गुजरात राज्य में ये मिनी लोथल हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है, गुजरात राज्य में। तो आप सभी को ध्यान रखना है।
ये बीपीएससी सीडीपीओ 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का एक बंदरगाह है? तो लोथल जो है हड़प्पा का एक बंदरगाह है। लोथल हड़प्पा का एक बंदरगाह है, आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था जहाँ से गोदीबारा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये 53वीं बीपीएससी 65वीं बीपीएससी प्री में 2011 में पूछा गया है, तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो आप सभी को अभी बताइए, हड़प्पा कालीन स्थल जो है लोथल है, जो गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है, अहमदाबाद जिले में है। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं? प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं? तो आपका नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं? तो नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। ये 66वीं बीपीएससी री एग्जाम 2020 में पूछा है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। इसका देखते हैं एनालिसिस। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा नदी घाटी में अवस्थित हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनिकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, जो 66वीं बीपीएससी एग्जाम 2020 में पूछा गया ये भी, तो आप सभी को ध्यान रखना है। दोनों क्वेश्चन 2 बार पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, बुद्ध की प्राचीनतम शैली जो है ये किस शैली में प्राप्त होती है? तो देखते हैं इसका डिस्कशन। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि बुद्ध का प्राचीनतम शैली जो है, इनमें से एक से अधिक गुप्त शैली और मौर्य मथुरा शैली में, दोनों में प्राप्त हुए हैं। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुए हैं? तो एक से अधिक होगा, आप सभी को ध्यान रखना है, एक से अधिक होगा। चलिए इसका देखते हैं डिस्कशन। कुषाण काल में ही गांधार मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिवतियों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। पी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार था। हेनसोंग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी थी? कौशाम्बी में बनी थी। परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के निर्माण में से गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा शैली में बनी थी। प्रतिमा किस शैली में बनी थी? तो इनमें से आपका एक क्वेश्चन जो है सो इसमें से होगा आपका, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, आप सभी को ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं होगा। मथुरा शैली, गुप्त शैली, गांधार शैली, मौर्य शैली, इनमें से कोई नहीं होगा बुद्ध की प्रतिमा बनने की शैली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में
पहले समाज की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? भारत में पहले समाजवाद की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये होगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, आप सभी को ध्यान रखना है। साम्राज्य की पहली स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। एक क्वेश्चन को चलिए एनालिसिस देखते हैं। 66वीं बीपीएससी री एग्जाम 2020 में पूछा है, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत भारत का अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? किस अभिलेख में कलिंग के विजय का वर्णन है? तो कलिंग के इनमें से कोई नहीं होगा, डिस्कशन जानते हैं, इनमें से कोई नहीं लिखा है। अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13 विहित शिलालेखों से प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख छेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहत शिलालेख में से प्राप्त होती है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, आप सभी को ध्यान रखना है, आप इनमें से कोई नहीं होगा। 66वीं बीपीएससी एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। 13 नंबर है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है आपका बनावली से। बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, आप सभी को ध्यान रखना है। 60वीं से 62वीं बीपीएससी प्री में पूछा है, 2014 में पूछा है, कुछ ऐसे ही हैं। अगला देखते हैं। तो हरियाणा के फतेहाबाद में जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो टेराकोटा कहाँ है? तो हरियाणा के फतेहगढ़ जिला में बनावली है। बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, हरियाणा के फतेहगढ़ में। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो जूते हुए खेत को जो है जैसे निशान मिले हैं आपका कालीबंगा में। कालीबंगा से जूते हुए खेत के निशान मिले हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं इसका एनालिसिस। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। खंभात की खाड़ी भगुआ नदी के किनारे निकट स्थान लोथल से गोदीबारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलापट मिला है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये यहाँ से बहुत सारे चीज़ मिले हैं। चलिए देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है आपका बीएस इस्मत संबंधित है, जो 56वीं बीपीएससी 59वीं बीपीएससी पीआरई में 2015 में पूछा गया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा विहद स्थल पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। वर्ष 1926-27 वर्ष 1933-34 में माघो स्वरूप
हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी तथा इससे प्राकृतिक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान ने एन दीक्षित, ऑनेस्ट मैके और एल स्टीनर, एन घोषित, घोप, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि B.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज संबंधित नहीं रहे हैं, बल्कि ये इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है आज का कि बोगजोकोई का महत्व इसलिए है, आप सभी को ध्यान है, बोगजोकोई का महत्व इसलिए है, किस लिए है तो आप सभी को बताना है। वह जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एक आंसर दिया है। 39वीं BPSC फ्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। 17 नंबर है, इसका डिस्कशन देखते हैं पहले। बोगजोई कोई एशिया माइनर 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और कुछ संधियों, साक्ष्य तथा रक्षा के इंद्र, मित्र, वरुण, नाथ देवताओं का आह्वान करते हैं। अगला है सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए, तो देखिए क्या क्या उपयोग कर कोड के उपयोग करके तो मिलान करते हैं। उतनौर कहाँ है? तो ये है आपका तेलंगाना में। उतनौर कहाँ है? तेलंगाना में। तो आपका 1 का 3 हो गया, तो इसी से आप मिला लीजिए। सी होगा इसका उत्तर होगा सी। 1 का 3 का और बी का। चिराद कहाँ है? तो चिराद जो है बिहार में है, चिराद बिहार में है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। गुफराल कहाँ है? तो गुफराल कश्मीर में है, आप सभी को ध्यान रखना है। और डी, तो पयमपल्ली कहाँ है? तो पयमपल्ली जो है आपका ये तमिलनाडु में है। पयमपल्ली तमिलनाडु में, तो आप सभी को ध्यान रखना है। उतनौर कहाँ है? तो तेलंगाना में। चिराद बिहार में। गुफकाल तो कश्मीर में। पयमपल्ली तमिलनाडु में है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। BPSC CDPO 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। उतनौर तेलंगाना में है, चिराद बिहार में है, गुप्तकाल कश्मीर में है, पयमपल्ली तमिलनाडु में है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। फिर मिलान करने वाला आ गया, तो चलिए देखते हैं इसका क्या है। सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए, तो इसमें देखते हैं महाजनपद और महाजनपदों की राजधानी बताया है। तो एक को है मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर, मल्ल की राजधानी कुशीनगर। और बी की राजधानी थी आपका, अंग की राजधानी थी। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो अंग की राजधानी थी चंपा, अंग की राजधानी चंपा थी। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। वक्त की राजधानी कौशाम्बी थी। तो आप सभी को ध्यान रखना, मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी, अंग की राजधानी चंपा थी, गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, वक्त की राजधानी कौशाम्बी थी। आप सभी को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन CDPO 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका A नंबर उत्तर होगा, तो आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है आज का। सही सुमेलित कीजिए, सुमेलन इस प्रकार कीजिए, सही सुमेलन इस प्रकार कीजिए। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी कहाँ है? तो चंपा। गंधार की राजधानी तक्षशिला,
वह थी की राजधानी कौशाम्बी। अगला है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परसूनी नदी के तट पर। कहाँ लड़ा गया था? परसूनी नदी के तट पर लड़ा गया था प्रथम 10 राजाओं का युद्ध। अगला है 10 राजाओं का युद्ध परसोनी नदी के वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं का एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, इंद्रु, यदु, पुरु, तुर्तुस तथा 5 लघु जनजातियां का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र थे। 42वीं बीपीएससी प्री में 1997-98 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। 20 नंबर है आज का। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था आपका, तो देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। 900 ईस्वी, 1200 ईस्वी, 600 ईस्वी, 6000 ईस्वी, 12000 ईस्वी, 9000 ईस्वी, इसमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नया उत्तर होगा। ये 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। ये हाल फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है। 21 नंबर है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था आपका क्या? तो देखिए ई उत्तर दिया है इसका, और देखते हैं इसमें क्या। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा, तो आप सभी को ध्यान रखना है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अंत महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। अगला है आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई? तो रुद्रदामन ने करवाई। किसने कराई? रुद्रदामन ने कराई। तो आप सभी को ध्यान रखना है। का डिस्कशन देखते हैं। रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी पूर्व जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कर्णी संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। अगला है आपका देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। झांसी के पास देवगढ़ मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो यह आपका गुप्त काल का। किस काल का है? गुप्त काल का। 68वीं बीपीएससी 2023 में पूछा गया, तो आप सभी को ध्यान रखना है। देवगढ़ दशा अवतार मंदिर जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद प्रयागराज में गढ़वा किले में निर्मित गढ़वा मंदिर गुप्तकालीन है। ये भी ध्यान रखना है आप सभी को। अगला है 24 नंबर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो है सो 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। देखिए इसका डिस्कशन क्या है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 9वें मंडल के सभी 144 सूक्त सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे भुजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। तो आप सभी को ये भी ध्यान रखना है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित था? तो आप सभी को ध्यान रखना है। 2 बार क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सोम और पेय का नाम कित देवता का?
सोम और पे का नामकृत देवता का सर्व था। 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। 26 नंबर है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? आपका ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। तो आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए इसका डिस्कशन देखिए। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उपस्थित हैं, उल्लिखित हैं। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। यह मंत्र ऋग्वेद में तृतीय मंडल में वर्णित हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादन किया था? 27 नंबर है, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वैशेषिक ने किया था। वैशेषिक ने। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि निर्माण परमाणुओं से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। कौन थे? कणाद। डी में होगा वैश्विक। आप सभी को ध्यान रखना है। 86वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया प्री में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो आप सभी को बताना है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। कुंडलग्राम कहाँ पड़ता है? आप सभी को कमेंट में बताना है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए कितने बार पूछा गया। 47वें बीपीएससी प्री में पूछा गया 1997, 42वें बीपीएससी 1997, 47वें बीपीएससी प्री 2005 में, 53वीं बीपीएससी 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ था? कुंडलग्राम में हुआ था। देखिए इसका डिस्कशन देखते हैं। एनसीईआरटी क्या कहता है? महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम कुंडलपुर में वैशाली के निकट हुआ था। किस जिले में हुआ था? वैशाली। कुंडलग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली में। लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशाला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ गार्तिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण के एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व उद्धृत है। एनसीईआरटी के पुस्तक में 540 ईस्वी पूर्व है। इसी आधार पर अन्य प्रशासकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि कितनी है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, 599 है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि क्या है? 599 ईस्वी पूर्व है। उचित है कि क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले काल के थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुई। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी प्रकाशित हो चुकी है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 ईस्वी। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो आप सभी को ध्यान रखना है। 29 नंबर है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की मृत्यु जो है सो पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी। 40 बीपीएससी प्री 2001 और 2 में दोनों में पूछा है। तो आप सभी को ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ गार्तिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। वज्जी संघ के एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईस्वी पूर्व में वे लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी में नामक स्थान में उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। उसकी मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला आपका, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था आपका जमाली। आप सभी को ध्यान रखना, जमाली था भगवान महावीर का प्रथम शिष्य। चलिए अगला देखते हैं। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सामंत सिद्धार्थ के यहाँ
599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा तथा उनके प्रियदर्शिनी नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। उनका आश्रम प्रथम शिष्य था जमाली। आप सभी को ध्यान रखना है। इस 47वीं बीपीएससी प्री में 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है आपका 14 वर्ष पूर्व कहलाता है। 40वीं बीपीएससी प्री में 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला, 14वीं प्राचीनतम जैन ग्रंथ के अंतिम नंद राजा के समय में शंभु, विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 वर्षों के विषय में जानने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 12 वर्ष अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा द्वारा किया गया था। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महायान बौद्ध धर्म हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो आप सभी को ध्यान रखना, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। कौन अंतर प्रतिनिधि करता है? देवी देवताओं का मूर्ति की पूजा करना। बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखना। देखिए इसका डिस्कशन क्या है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्ति की पूजा जाने लगी। इस बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। 47वीं बीपीएससी 2005 में पूछा गया है प्री में। तो देखते हैं इसका डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। इस बॉक्स में जो देख रहे हैं यहाँ से बहुत बीपीएससी में बहुत बार सवाल पूछा है, तो आप सभी को बॉक्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषि पतन वर्तमान में सारनाथ आए। यहाँ उन्हें 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारणों, दुख का अंत तथा दुखों को समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए तो अगला चलते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। आप सभी को ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल के नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्टता ग्रहण की। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंच गए। वे चुंद नामक लुहार की वाटिका में ठहरे। कहाँ ठहरी? चूहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को
शुक्रमद खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तह्रास हो गया, रक्त की इसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद ही वे कुशी, नारा, कस्या, मल्ला, गणराज का सारनाथ राजधानी पहुँचे। यहीं 483 ईस्वी पूर्व में इसमें 80 वर्ष की अवस्था में उन्हें शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण का वहाँ कुशीनगर में है। अगला देखते हैं, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो यह है कि बौद्ध धर्म की पुस्तक है, त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है। 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को ही त्रिपिटक कहते हैं। पहला है विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह है, इसमें पहला विनय पिटक में। दूसरा है आपका सूत पिटक, सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तथा तीसरा है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म में बौद्ध धर्मों के दार्शनिक सिद्धांत हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है, बौद्ध धर्मों के दार्शनिक सिद्धांत हैं। अगला है आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो आपका जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। आप सभी को ध्यान रखना है, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, सटीक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था, सम्यक दर्शन तथा सटीक क्रिया, सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न भी की संज्ञा दी गई है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, आत्मदमन, आत्मदमन जो बात है उस समान नहीं है। 40वीं बीपीएससी में पूछा गया प्री में 2020 में। तो आप सभी को ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग को उपदेश दिया। वे निर्वाण के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने केवल प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। अगला आपका, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की अंत इस पीढ़ी का है। बोधि गया में जो बोधि वृक्ष अपने किस पीढ़ी का है। तो आप सभी को बताना है कि सी और डी दोनों दिया है। तो देखते हैं, 5वीं पीढ़ी भी दिया है और 6वीं पीढ़ी यानी 5वां पीढ़ी और 6ठा पीढ़ी दोनों दिया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। 48वें 52वें बीपीएससी पीढ़ी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं, महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान में बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट अशोक ने नष्ट कर दिया। जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति हुई थी, सम्राट अशोक ने उसको नष्ट कर दिया। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार
पुरुवर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह छठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, बिहार सरकार ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। तो अब इसका उत्तर इनमें से कोई भी नहीं लगा सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, बाबर के गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बाबर के गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आपका आजीविकों ने किया था। किसने किया था? आजीविकों ने किया था। और डिस्कशन देखते हैं क्या है। मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला को पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चोपर आदि नामक गुफा के प्रमुख हैं। तो अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, 40 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहते हैं देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मखली गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। देखिए डिस्कशन क्या कहते हैं। 39वीं बीपीएससी पीरी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। मखली गोसाल जो प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते उन्हें महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नीतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूरी नियंत्रण में संचालित होती है। अगला है 41 नंबर, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? स्टार लगा है तो देखते हैं क्या है। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के तट संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर की थी। उज्जैन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र हस्तांतरित की। यह नगर कुछ शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा है। तो पाटलिपुत्र संस्थापक थे कौन? उज्जैन। अगला नंबर क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में उज्जैन के द्वारा किया गया। आप सभी को ध्यान रखना, उज्जैन के द्वारा किया गया। 46वें बीपीएससी 2004 में पूछा है, 2003 में भी, 2004 दोनों में पूछा है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। 46 नंबर क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्न में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? उज्जैन ने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। तो आप सभी को ध्यान रखना है। 44 है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। तो आप सभी को ध्यान रखना है। आहार का क्या होगा? तो आहार का होगा आपका, आहार का होगा बनास। ताम्रपाषाण युग स्थल है और ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थल है। इसमें मालवा का क्या होगा? तो कनिंग होगा। मालवा का क्या होगा? तो मालवा का क्या होगा? तो देखते हैं। मालवा का होगा आपका नर्मदा, मालवा का होगा आपका नर्मदा। मालवा का क्या होगा? तो नर्मदा होगा। मालवा का नर्मदा होगा, नर्मदा। और इसका होगा, आहार का होगा बनास। तो देखते हैं।
कायथा सालिदा, लेकिन कायथा का सालिदा होगा। और आप सब देख लीजिए यहाँ से, आहार का होगा बनास, और कायथा का होगा सालिदा, सवालदा का होगा ताप्ती, मालवा का होगा नर्मदा। तो आप सभी को ध्यान रखना है। 44 नंबर क्वेश्चन था इस चैप्टर का। तो चलिए अगला चैप्टर पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे आपका स्थूल भद्र के प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे। आप सभी को ध्यान रखना है। 65वीं बीपीएससी एग्जाम प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का सभा का आयोजन 4th शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूल भद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12वें अंगों का संकलन किया गया था। अगला 46 नंबर है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित की थी? तो उज्जैन ने की थी। कितने बार क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखना। 65वीं बीपीएससी एग्जाम प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उज्जैन ने पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना की थी। अगला आपका मगध ने हर्यक वंश के शासक उज्जैन ने गंगा और सोन नदी को संगम पर स्थापित पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नगर में राजगिरी से अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। कहाँ से? राजगिरी से अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला 47 नंबर है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा किया गया था। तो आप सभी को ध्यान रखना है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। 48वीं बीपीएससी 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी को ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैशाली के लिच्छवी योग ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली युद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य तथा लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रथम थे। अगला आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी गिरिराज थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी था। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी था। तो आप सभी को ध्यान रखना है। पुराणों के अनुसार मगध का शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगिरी गिरिराज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश के संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईस्वी पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदय ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित की थी। आप सभी को ध्यान रखना है। 49 नंबर देखते हैं, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन थे? तो चिकित्सक कौन थे? आप सभी को ध्यान है, जीवक। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंद परघोत के इलाज के लिए भी भेजा था। आप सभी को ध्यान रखना है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु का वंश का नाम था हर्यक वंश। अजातशत्रु का वंश का नाम कौन था? हर्यक वंश। 53वीं बीपीएससी 55वीं बीपीएससी 2011 में प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी पूर्व में अपने माता पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या के पीछे भी इसके पुत्र उदयन कौशाम्बी के वश राजा उदयन ने भी कर दी थी। तो अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, सेंड्रोकोट मौर्य के पहले पहचान किसने की? एम है विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोट मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने की थी। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की।
एरियन तथा प्लूटार्क के चंद्रगुप्त मौर्य के सैंड्रोकोस्ट के रूप में वर्णित किया गया, जबकि जस्टिन में सैंड्रोकोस्ट को चंद्रगुप्त मौर्य के सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 52 नंबर क्वेश्चन है, आज का 52 नंबर क्वेश्चन है। आप सभी को ध्यान है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को जेम्स पिरसेप ने पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को सबसे प्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स पिरसेप ने। यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस में 2008 में पूछा गया है, तो आप सभी को ध्यान है। 48वें 52वें बीपीएससी प्री 2008 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स पिरसेप ने पढ़ा था, आप सभी को ध्यान रखना है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स पिरसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि का उद्वाच किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनागरियों की पहचान सिंहल के राजा सित्सा से कर डाली। कालांतर यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रियों हैं। अतः 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नामक नाम भी पढ़ लिया गया। अगला है, कालिदास ने कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो कालिदास के कुमार संभवम किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो कार्तिकेय के हैं। किसका है? कार्तिकेय के हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है। कालिदास ने संस्कृत महाकाव्य कुमार संभवम में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार अन्य नाम कार्तिकेय स्कंद के जन्म की कहानी है, जो तारकासुर नामक राक्षस की वध हेतु जन्म लेता है। आप सभी को ध्यान रखना। पीबीएससी सीडीपीओ 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। 47वें बीपीएससी प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए इसका डिस्कशन क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस, निष्किट, अस्टिरू तथा मेगास्थनीज ने थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत माना जाता है। अगला आपका 55 नंबर क्वेश्चन है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो देखिए डी नंबर होगा इसका। डी नंबर क्वेश्चन है, डी में होगा इसका। 1 और 4 है विहित संहिता, तो विहित संहिता होगा आपका, विहित संहिता होगा आपका बरामिहिर का विहित संहिता होगा। और आपका बी का होगा 3, मूसिका अतुला होगा, मूसिका का अतुला होगा। और राजतरंगिणी का कलहन ने लिखा था, तो आप सभी को ध्यान रखना है। विक्रम देव चरित्र को लिखा था बिल्हन। किसने? बिल्हन लिखा था, तो आप सभी को ध्यान रखना है। यहाँ भी है विहित संहिता बरामिहिर, मूसिका अतुला, राजतरंगिणी कलहन, विक्रम देवी चरित्र का बिल्हन। अगला देखिए क्या है। इंडिका का लेखक कौन है? तो इंडिका का लेखक है मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य था
बिक्री कर वसूल करना तथा विक्रय कर मूल्य के 10वें भाग का रूप में वसूल किया जाता था। करों को चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। अतः विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला है 57 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज का दूत था। तो मेगास्थनीज का दूत था सेलूकस। कौन था? सेलूकस। आपका ध्यान रखना है। डिस्कशन देखते हैं। मेगास्थनीज सेलूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य की सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व आरोपित अरोसिया के क्षत्रप राज दरबार में सेलूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो भी देखा सुना उसे अपने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। किसमें किया? मेगास्थनी पुस्तक में लिपि इंडिका में लिखा। मेगास्थनी का पुस्तक है, मेगास्थनी का पुस्तक है इंडिका। तो आप सभी को ध्यान रखना है। 58 नंबर क्वेश्चन है आज का, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। आप सभी को ध्यान रखना। 48-52 बीपीएससी पीढ़ी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। बृहद्रथ की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। आप सभी को ध्यान रखना। 59 नंबर क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों के वर्णित हैं? तो आपका होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा जूनागढ़ अभिलेख में। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ अभिलेख में उपलब्धियां वर्णित हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए अगला नंबर को 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको डिस्कशन देख लेते हैं। गुजरात के जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में 130 से 150 का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी को पर अशोक ने 14 प्रज्ञानियों की एक प्रति स्कंदगुप्त को दो लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा का ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसे रुद्रदामन की वंशावली विजय वासन व्यक्ति अति सुंदरता प्रकाश डाला गया। अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, कैलाशनाथ मंदिर किस वंश से संबंधित है? कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया है? तो आप सभी को ध्यान रखें, पल्लव राजवंश ने तमिलनाडु राज्य में बनाया। पल्लव वंश ने तमिलनाडु राज्य में कैलाशनाथ मंदिर बनाया है। पल्लव वंश तमिलनाडु राज्य में है ये मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव द्वारा करवाया गया था। बीपीएससी असिस्टेंट एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। 61 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो चलिए, कौटिल्य के पुस्तक हैं बी में अर्थशास्त्र। कौन है? अर्थशास्त्र। और कौटिल्य का पुस्तक है अर्थशास्त्र। और पाणिनि का है अष्टाध्यायी। पाणिनि का पुस्तक अष्टाध्यायी। कामदत्त का पुस्तक है सी नंबर होगा। कामदत्त का पुस्तक है कामदत्त का पुस्तक है आपका 4 नीतिसार। कामदत्त का पुस्तक है नीतिसार। कालिदास का है कुमार संभव। कालिदास का पुस्तक है कुमार संभव। तो आप सभी को ध्यान रखना है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो आप सभी को ध्यान है, पाणिनि अष्टाध्यायी, कामदत्त नीतिसार, कालिदास कुमार संभव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो सी में है खारवेल का। राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? खारवेल का था।
डिस्कशन देखते हैं इसका। कलिंग के छेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा में एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। हाथी गुफा अभिलेख किस भाषा में है? तो प्राकृतिक भाषा में है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है आपका 63 नंबर क्वेश्चन। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो आप सभी को ध्यान रखना है। ई नंबर दिया है तो इसमें देखते हैं क्या है। 60वीं बीपीएससी में पूछा गया 60-62 बीपीएससी पीरी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देख लीजिए इसका डिस्कशन क्या कहता है। कलिंग के छेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवान नामक व्यक्ति तथा अतः इस वंश का नाम महामेघवान वंश भी पड़ा गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल के इतिहास अध्ययन के एकमात्र साधन हाथी गुफा अभिलेख हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। 64 नंबर देखते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन आपका चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। 56वीं बीपीएससी 59वीं बीपीएससी पीरी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। इसका डिस्कशन देखते हैं। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजय का मधुर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन प्रयोग प्रस्तुति मिलाता है। इसके लेखक हरिसेन में है। अगला है आपका 65 नंबर क्वेश्चन है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था तो वो है आपका चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त हैं। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किए थे तो वह है स्कंदगुप्त। जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 53वीं बीपीएससी 55वीं बीपीएससी 2011 में पीरी में पूछा गया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं क्या कहता है। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 415 ईस्वी में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों से बुरी तरह परास्त हुए। यूएसए राय के अनुसार इस हुन आक्रमण की नेका खुशनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा। देश में के इस ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तक 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों में हुनों ने कब्जा कर लिया। अगला देखते हैं 66 नंबर क्या कहता है। 66 नंबर क्वेश्चन है। जिस प्रकार भूमि को अपरहत कहा जाता है उसी प्रकार बिना जोती हुई जंगली भूमि कहा था। अपरहत कहा जाता था, बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहा जाता था। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। तो आप सभी को ध्यान रखना है। बिना जोती हुई भूमि के वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो अपरहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राज व्यवस्था का एक पद है। 67 नंबर क्वेश्चन है। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। कब की थी? 515 ईस्वी से 200 ईस्वी पूर्व। 515 से 200 ईस्वी 520 ईस्वी पूर्व की थी। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है। चीनी यात्री सुंगयुन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां की थी। 68 नंबर क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो आप सभी को पता है हेनसोंग ने की थी भारत की यात्रा। अगला है। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हेनसोंग भारत का आगमन की है। इसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी।
जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी पूर्व प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर एक ग्रंथ भी लिखा है जिसे कहा जाता है CU की कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? CU की। अगला है 69 नंबर क्वेश्चन है, कलहन की पुस्तक का नाम है। कलहन का पुस्तक का क्या नाम है? तो आप सब देखिए, राजतरंगिणी। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 53वीं BPSC 55वीं BPSC प्री 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है आपका डी में क्या दिया, इसका देखते हैं डिस्कशन। कलहन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। कलहन ने राजतरंगिणी में क्या लिखा है? कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जय सिंह 1128-1149 के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीतिक शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन, उदंतपुर शिक्षा का केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो उदंतपुर जो है शिक्षा का केंद्र किस राज्य में है? तो ये बिहार में है। आप सभी को ध्यान रखना है। उदंतपुर जिला, जिसे उदयपुर भी कहा जाता है, उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। तो आप सभी को ध्यान रखना है, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र की स्थापना किसने की थी? पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी। ये बिहार में स्थित है। जो 60वीं BPSC और 62वीं BPSC प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का नान्यदेव था। क्या था? नान्यदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव 1097 से 98 थे। एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से 1325 ईस्वी मिथिला स्वर्ण युग कहलाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। 72 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाटक वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। कौन था? हरि सिंह। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। कला और साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने पंजीयनकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी। 73 नंबर है, किस काल की अछूत अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो आपका धर्मशास्त्र के समय हुई थी। आपको ध्यान रखना है। डिस्कशन में क्या है तो देखिए, धर्मशास्त्रों को समय में 4 वर्णों में विभाजित किया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियाँ था अम्बठ, उग्र, निषाद, मगध, रथकार आदि का आविष्कार अनुपलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया, निर्वसित और अनिर्दिष्ट। इनमें पहले प्रकार के शूद्र की अपरिता माने जाते हैं। अगला आपका अगला क्वेश्चन है आपका, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो आपका हुआ था कहाँ? कश्मीर में हुई थी। देखिए इसका डिस्कशन क्या कहता है। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीत सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर में कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। वहाँ बौद्ध ग्रंथों की कठिन अंशों का सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिए गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपात्रों का खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं विवाह शास्त्रों का कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल प्रभाव बाद राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध के शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप
ने की, महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई। बुद्ध की मृत्यु की लगभग 100 वर्षों के पश्चात वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य सावकर्मी थे। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष है महाकश्यप। आप सभी को ध्यान रखें, 67वीं बीपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। अब इस बार भी पूछ सकता है, तो इसीलिए आप सभी को ध्यान रखना है। लाइन बाय लाइन चैप्टर करवा रहे हैं, तो बहुत कम समय में हम बहुत बुक पूरे ख़त्म करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और हर एक वीडियो को बढ़िया से वॉच कीजिए, ताकि सारा सवाल आप सबको ध्यान में रहे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ हुई थी? तो ये राजगिरी में हुई थी। राजगीर में है राजगिरी, वहीं पे हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण राजगिरी में हुए थे। और भगवान महावीर के कहाँ हुई थी? तो आप सबको कमेंट में बताना है महापरिनिर्वाण कहाँ हुई थी। अगला 77 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी आपका राजगिरी में हुई थी। तो आप सभी को ध्यान रखना है। 78 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। तो जन्म कहाँ हुई थी भगवान बुद्ध की? लुम्बिनी में हुई थी। और आपका ज्ञान प्राप्ति हुई थी आपका बोधगया में। प्रथम प्रवचन दिया था आपका सारनाथ में। और निधन हुआ था आपका कुशीनगर में। निधन कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्त। काशी के ऋषि पतन सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला है, बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। 80 नंबर क्वेश्चन है आज का। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई। आंसर बी होगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला आपका, बोधगया 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल व मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक के 3री शताब्दी बीसी में प्रारंभ किया गया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ है। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। कब किया गया? 2002 में। तो आप सभी को ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था आपको कहाँ? तो आप सभी को ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था आपको सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो आप सभी को ध्यान रखना, सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। बिहार से जुड़े हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषि पतन या मृगदाव सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान मिला। स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ। अगला, कनिष्क के शासनकाल में संपूर्ण चतुर्थ बौद्ध संगीति के बौद्ध धर्म हनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदाय को विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी का साथ अनेक बोधियों की भी पूजा प्रारंभ की थी।
आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है आपका छठी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो आपका वैशाली में है। ईसा पूर्व में 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। तो आप सभी को ध्यान रखना है। डिस्कशन देखते हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, बीपीएससी को बहुत बार पूछा गया है, तो इसीलिए डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन से ज़्यादा डिस्कशन ज़रूरी है, तो आप लोग डिस्कशन ध्यान से सुनिए और क्लास का लाभ उठाइए। हम यही आप सभी से उम्मीद रखते हैं। और आप लोग को प्रश्न अच्छा लगते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उसी पे लाएंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए डिस्कशन देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तु 6ठी सदी में जहाँ महाजनपदों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक 2 राज्यों की गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली कौन थे? तो लिच्छवी थे। 84 नंबर क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची में उपलब्ध हैं। कौन उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों की सूची में उपस्थित है अंगुत्तर निकाय। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इसका डिस्कशन। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 15 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। यह एक अंग है। दूसरा मगध, तीसरा काशी, चौथा कौशल, 5वां वज्जी, 6ठा है मल्ल, 7वां है छेदी, 8वां वत्स, 9वां है कुरु, 10वां है पंचाल, 11वां है मत्स्य, 12वां है सूरसेन, 13 अस्मक, 14 अवंतिकी, 15 है गांधार एवं 16 है कंबोज। इन सभी महाजनपदों एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था। जनसभा में सूत्र में केवल 12 राज्य के नाम मिलते हैं। जैन धर्म भगवती सूत्र में 15 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार से हैं। तो चलिए हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए एक कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आप लोग से हम यही उम्मीद रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई दूसरी टॉपिक लेकर, जो इसमें बचा है वही 82 से चालू करेंगे। तो आप सभी को बढ़िया से पढ़ना है और अपने परीक्षा एग्ज़ाम को सफल बनाना है। तो देख लीजिए आज हम इतना 80 प्रश्न करवाए हैं। तो आप सभी को परीक्षा को ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। बीपीएससी पूर्वावलोकन में बहुत बार क्वेश्चन इसमें से आता है, तो आप सभी को ध्यान से पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।